जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज क्योंकि सैटरडे को हमारा लेक्चर लगा नहीं था एडिटोरियल्स का, तो आज हम 15 से लेके 19 अक्टूबर तक यानी कि ऑल द एडिटोरियल्स, द रेलेवेंट एडिटोरियल्स व्हिच हैव कम फ्रॉम द 15th to the 19th of October from the Indian Express and the Hindu. So we will be covering those editorials and we have 13 relevant articles from both the newspapers in the last 4 days. So it's going to be a little long. So I'll try कि इसको हम थोड़ा crisply और briefly हम इन सारे के सारे editorials को explain कर सकें. So let's start with our first editorial. So in fact I have clubbed two editorials. ये speeding up जो editorial है ये इंडियन एक्सप्रेस में 15 अक्टूबर को आया था और ये फास्ट फॉरवर्ड ये 16 अक्टूबर को हिंदू में आया था। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट है गति शक्ति योजना। सो जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है जो भी रिसेंटली लॉन्च करी गई है। क्यों लॉन्च करी गई है? देखिए, अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमको चाहिए ना, बिकॉज आफ्टर ऑल जब हम इंडिपेंडेंस डे पे अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने कहा था दैट हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स हैं उसके चलते हम आने वाले 5 साल में 111 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर स्पेंड करेंगे। नाउ टू स्पेंड मनी इज वन थिंग, to commit to that expenditure is also another thing, but to ensure that all these projects are timely being implemented and executed, that is another thing also। अब देखिए, अगर इतना पैसा 111 लाख करोड़ अगर लगाना है तो ये सारा का सारा पैसा अब सरकार अपनी जेब में से तो नहीं निकालेगी, ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगी। तो प्राइवेट इन्वेस्टर को कैसे कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ सरकार अपने इरादे को लेके बुलंद है, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर को भगाना थोड़ी है, उनको डराना थोड़ी है कि नहीं अगर एक बार कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद हम टाइमली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। सो बेसिकली ये जो गति शक्ति योजना का जो पर्पस है ये है टाइमली एक स्ट्रीमलाइंड वे में जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स हो या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, वे टाइमली मैनर में एग्जीक्यूट हो सके और साथ के साथ जो इन्वेस्टर्स हैं यानी कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लोन उठाया है बैंकों में से, वो भी एक कॉन्फिडेंस लेके आ सके विज़-अ-वी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। ठीक है। Now this is a digital platform which will connect 16 types of ministries. So this will include road and highways, railways, shipping, aviation, petroleum, gas and power, etc. उसके बाद geographical information about forest, rivers and district boundaries to aid in the planning and obtaining clearances. देखिए, अब अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पास इस करके नहीं हो पाते, एग्जीक्यूट इस करके नहीं हो पाते, बिकॉज कुछ ना कुछ मिनिस्ट्री किसी ना किसी इशू पे लेके क्लियरेंस नहीं दे पाती है। ठीक है। तो आमतौर पे इसको टैक्स टेररिज्म कहा जाता था जब रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन में थी। तो जब यूपीए सरकार की बात करें तो ये कहा जाता था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं बिकॉज एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज नहीं मिल पाते हैं। सो ऑफकोर्स वी वॉन्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नोबडी डिनाइज दैट। We all would want कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, सड़कें बने, शहर बने, अर्बनाइजेशन हो, बट वी वुड ऑल्सो वांट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हार्मिंग और डैमेजिंग द नेचर और डैमेजिंग द एनवायरमेंट। सो इस चीज का ख्याल रखने के लिए यहाँ पे जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का फीचर भी है, प्रोविजन भी है, सो दैट क्लियरेंसेज इज गिवन बट सब्जेक्ट टू proper understanding and proper management of the forest and the rivers. Okay, now this will also offer satellite imagery for the monitoring of projects so that प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है किस स्टेज में चल रहा है, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो पा रहा है, इस चीज को मॉनिटर करने के लिए भी सैटेलाइट इमेजरी होगी ताकि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म और बढ़ सके, ताकि अगर कमिटमेंट हुआ है कि प्रोजेक्ट को विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूट करना है तो उस चीज को लेके अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके। ठीक है। सो दैट इज द पर्पस कि यहाँ पे सैटेलाइट इमेजरी की भी बात करी गई है। एंड also this aims to boost the last mile connectivity. Now that is the big challenge. That is a grave challenge impacting everything in India because last mile connectivity is very very poor when we talk about the government programs or the government schemes or the government execution vis-a-vis the policy making in India. Okay. Now this will bring down the logistic cost with integrated planning and reducing the implementation overlaps. Logistic cost जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सो एज कंपेयर्ड अगर इंडिया की बात करें सो एज कंपेयर्ड टू द वेस्टर्न कंट्रीज, सो द लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व्ड इज टू मच, इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द जीडीपी इफ वी कंपेयर द सेम विद द वेस्टर्न इकोनॉमीज, राइट। सो अगर हाइलाइट्स की बात करें सो दिस विल इंटीग्रेट रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री। 100 लाख करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान, इसकी अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली 15 अगस्त को करी गई थी रेड फोर्ट से। ठीक है। सो विच विल मेक अ फाउंडेशन फॉर होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड बेटर रोड्स, वी नीड बेटर एयरपोर्ट्स, वी नीड बेटर रेलवे स्टेशन, वी नीड बेटर ports, we need better connectivity, right? We need more urbanization. So for that money has to come. Money will come with the private sector participation also and the public sector participation also. But the private sector participation will vanish away if
They are not certain if the government from their end is not able to deliver. So why would the private investor continue to invest in all these PPP projects? So उस कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है, जो कि ये गति शक्ति योजना से हमको देखने को मिल रहा है। ऐसी उम्मीद है। Promises to greatly enhance the national highways as well as the electricity transmission networks. So obviously this also comes under the infrastructure gambit. Now if we talk about ambition versus reality, ये तो चलो सब ambition की बात होगी, that all this is very ambitious and fair enough, very good. We all need such ambitions. We need such a vision to achieve timely execution of all these projects. But public sector projects in India are marred by so much of red tapeism, ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया होता है, रेड टेपिज्म होता है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे भी एक बहुत चैलेंज रहता है कि कैसे अब इतना बड़ा एम्बिशन कैसे रियलिटी में हो पाएगा, ठीक है, कैसे इस चीज़ को एक्चुअल में सक्सेसफुली हम देख पाएंगे एग्जीक्यूट होता हुआ, बिकॉज हाउ द फाइल्स मूव इन द ब्यूरोक्रेसी। Logistical inefficiencies. So logistical costs amount to only 8 to 10% of the GDP if we compare it, if we talk about the Western countries like US and Europe, and 9% in China. और यहाँ पे अगर लॉजिस्टिक इनएफिशिएंसी की बात करें, लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 14%, सो 14% ऑफ इंडियाज जीडीपी इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल इनएफिशिएंसीज एज फार एज दीस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर कंसर्न। So just imagine how much more we can save, how much more can we be efficient, how much better efficient can we make our logistics vis-a-vis the infrastructure projects. Breaking down bureaucratic silos may prove to be harder than expected. It's not easy. It's not easy to break down these bureaucratic silos. It's not easy to encourage bureaucrats to come out of their inertia. राइट, बिकॉज वो जो बाबू डम है, जो बाबू कल्चर है, लाल बत्ती कल्चर है, कि लाइक वो बैठे रहो फाइल को लेके इतने सालों तक, वो कल्चर को एकदम से ऐसे रातों रात ब्रेकअप करना इतना आसान काम नहीं है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो थिंग्स आर नॉट हैपनिंग ओनली फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ये सारा का सारा स्कीम्स या पूरी जो भी हम डे टू डे बेसिस में कोई स्कीम्स के बारे पढ़ते हैं, वो प्रधानमंत्री ऑफिस से ऑपरेट नहीं हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी बहुत जरूरी है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, अकेले दिल्ली से तो नहीं बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अब कितने सारे राज्य सरकारें भी हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट और उनका कॉन्फिडेंस भी साथ में लेके चलना, लीविंग ऑल द पॉलिटिक्स अपार्ट, तो वो सब करना भी बहुत जरूरी है, वो माइक्रो मैनेज करना भी बहुत बहुत इंटेग्रल है। सो क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ सम ऑफ दीस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विल बी द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। चलिए दोस्तों, अगला आर्टिकल ये अगेन 15 अक्टूबर को आया था, अ स्ट्रॉन्गर एंड फाइनर फ्रेम। दिस इज रिटन बाय serving IAS officer Srinivas Krishna. Now what does he write? What does he talks about? He talks about civil services reform. ठीक है, सो आप अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आई एम श्योर आपको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं सिविल सर्विसेज में, नॉट एज फार एज द प्रिपरेशन इज कंसर्न, बट जब आप एक बार प्रिपरेशन के बाद जब आप IAS बन जाते हैं तो किस तरह का कल्चर है, अगेन वो जो बाबूडम कल्चर की हमने बात करी, एंड उसका क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर, सिविल सोसाइटी के ऊपर एंड इन जनरल पब्लिक के ऊपर। ठीक है, सो लाइक अब देखिए हर एक प्रोफेशन में कुछ ना कुछ लोग तो खराब मिलेंगे। ठीक है, सो द ब्यूरोक्रेसी के भी अपने एक, द ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो हैज इट्स शेयर ऑफ ओन गुड, द बैड एंड द अगली, लाइक इन तो चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, ठीक है, जो भी प्रोफेशन हो, देखो कोई ना कोई तो वहाँ पे डिफॉल्टर टाइप बंदा तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे हैं डिफॉल्टर टाइप लोग, ठीक है, थोड़ा घोटाला करने वाले, थोड़ा हेराफेरी करने वाले। Civil servants sitting atop a prickly, unionized, rules obsessed, obdurate, lower bureaucracy। देखिए जो आर्टिकल है ये आपको कई कंटेक्स्ट में काम आ सकता है। ये आर्टिकल आपको एथिक्स में भी काम आ सकता है। एथिक्स में अगर आप, क्योंकि एथिक्स में इस तरह की बातें काफ़ी करी जाती हैं, ठीक है, उसके अलावा अगर आपका बाय चांस पब एड का भी ऑप्शन हो तो आपको ये जो कंटेंट है वहाँ पे भी रेलेवेंट काफ़ी मिलेगा। ठीक है, बहरहाल सिविल सर्वेंट्स, आई मीन देखिए अब अकाउंटेबिलिटी किसकी है, हम लोगों को है ना। अगर आप अभी IAS बन के IPS बन के जाते हैं, काम करने जाते हैं, अफसर बनते हैं, तो वो अफसरशाही किसके लिए है? वो आपके लिए थोड़ी है, वो तो आप अफसर बने हैं लोगों को सर्व करने के लिए, सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए। ठीक है, बट अक्सर देखा क्या जाता है, वो जो होता है ना कि पत्थर पे जो बात लिख दी वो लकीर पे फकीर वाली बात, तो अक्सर ये जो ब्यूरोक्रेसी है बहुत रूल्स ऑब्सेस्ड हो जाती है। ठीक है, कि नहीं ये बात तो किताब में लिखी नहीं है, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, जिसके चलते फिर जो भी कोई काम है उसमें डिले आ जाता है, काम एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। ठीक है, हाउएवर वी मस्ट थैंक्स
the bureaucracy, because thanks to them, thanks to the dedication and the commitment of the civil services, that the nation is bonded together, because the nation had its own challenges when we got independent. हमारे अपने challenges थे उस time पे, right? So it was not very easy for us to manage it was not very easy post independence to manage the whole process, because there were many states which were merged into the union. कितना कुछ हमने institutionalize किया था सारा का सारा. So much of the institutions we have borrowed from the British also. So it wasn't a very easy task after independence. So hats off to the bureaucracy for the commitment and dedication that we are still a union of India with all the states combined together. Bureaucracy, unlike the private sector, is a creature of the constitution. Now, obviously, the soul of the bureaucracy lies in the Samvidhan, in the constitution. Unlike any other entrepreneur or businessman, उसके अपने rules हैं, उसकी अपनी policies हैं. जो अपना कोई व्यापार कर रहा है, दुकान चला रहा है, अपना कोई काम धंधा कर रहा है, तो उसका तो कोई constitution से लेना देना नहीं है, ठीक है? उसकी अपनी rule book है, उसका अपना company policies है. But अगर हम bureaucracy की बात करें, so we are a creature of constitution, and we are bound by multiple rules, laws, policies, procedures, etc. etc. ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है दैट कि जो नंबर ऑफ सर्विंग सिविल सर्वेंट्स हैं, अगर हम अपनी सोसाइटी, अगर हम रेशियो की बात करें, सो 364 गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉर एवरी 1 लाख रेजिडेंट्स. सो इसमें से 45% तो सिर्फ रेलवेज में ही है. तो ब्यूरोक्रेसी जो है, इट इज हाईली अंडरस्टाफ्ड. Right, we need more people. We need more passionate and ambitious people ready to serve the society. So at present, I mean, bureaucracy is very highly understaffed, because if you look at the ratio per population, it is very less. Right now, the 3 C's: CBC, CBI, and CAG. The 3 C's are more intimidating rather than facilitating policy making. किसी भी सरकारी अफसर को, सरकारी नौकर को काम करने से पहले ये तीनों चीजों के बारे में सोचना पड़ता है कि अगर मैंने कोई एक्शन किया, वो कहते हैं ना कि अंडर द प्रिंसिपल ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, तो अगर मैंने कोई ऐसा एक्शन उठाया, अगर मैंने किसी फाइल पे साइन कर दिया, कल को इंक्वायरी बैठ गई मेरे ऊपर कि आपने क्यों साइन किया था, कि आपको ये साइन नहीं करना चाहिए था, या आपकी डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर नहीं आता है, तो सीबीसी, सीबीआई और सीएजी हमारा गला पकड़ लेंगे. ठीक है? तो सीएजी का तो आप जैसे जानते हैं कि यूपीए के टाइम पे कितना वो हंगामा रहा था घोटालों का, और घोटालों के चलते, स्कैम्स के चलते, 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, ये सब स्कैम्स के चलते बहुत सारे ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स भी थे जिनके ऊपर उंगली उठाई गई थी. अब ये जो ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स हैं, ये डरते हैं कि भाई अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे, अगर हमने किसी फाइल को अप्रूवल दे दिया, या अगर हमने किसी प्रस्ताव को, पॉलिसी को आगे एग्जीक्यूट कर दिया, तो कल को सरकार बदले, कोई और सरकार है, तो हमारा गला पकड़ लेगी. तो ये तीनों का डर बहुत ज्यादा है. हालांकि ये जो तीनों हैं, ये डराने के लिए नहीं है. ये तीनों ऑफिसेज आर नॉट मेंट टू स्केयर सिविल सर्वेंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज हैपनिंग. सो बहुत सारा जो इनएफिशिएंसी है, और बहुत सारा जो इनएक्शन है, या बहुत सारी जो टेंडेंसी है ब्यूरोक्रेट्स की इनर्शिया से बाहर निकलने की, वो ये 3 ऑफिसेस, ये 3 इंस्टीट्यूशंस करके, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. एंड देन जुडिशियल ओवररीच एंड मीडिया ट्रायल्स. अब मीडिया तो खुद में अपने आप में ही जज भी है, एग्जीक्यूशन भी है, सब कुछ मीडिया अपने आप बना हुआ है. ठीक है? सो मीडिया ट्रायल्स तो आपको पता है कितने ज़्यादा चलते हैं, और ये सेंसेशनलाइज करना कि भाई ये हो गया, वो हो गया, वो अफसर करप्शन में पकड़ा गया, अगर वो बात जब तक जुडिशली प्रूव ना भी हो, बट मीडिया को तो मजा आता है इन सब चीज़ों से. ठीक है? सो जुडिशियल ओवररीच एंड मीडिया ट्रायल्स हैव मेड सिविल सर्विसेज इनएक्टिव एंड मोर डिपेंडेंट ऑन देयर पॉलिटिकल मास्टर्स. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. Because ultimately you guys are accountable to who? Not to the political masters, right? You guys are accountable to the people. Civil servants is like serving the civil society, serving the people. So यहाँ पे फिर accountability का भी mismatch होना शुरू हो जाता है. तो वे फॉरवर्ड क्या है? तो क्या करें बताओ, सॉल्यूशंस क्या है? हमको तो सॉल्यूशंस चाहिए. तो पहली बात, लेटरल एंट्री की जो बात अभी पिछले कुछ 2-3 सालों से चर्चा में रही है, सो इट्स अ गुड आइडिया, बट हाउएवर लेटरल एंट्री नीड्स, अब क्योंकि हाईली अंडरस्टाफ्ड है ब्यूरोक्रेसी, और उसके अलावा हमको ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहां पे जनरलिस्ट नहीं, बट वी नीड स्पेशलिस्ट, टेक्नोक्रेट्स. ठीक है? सो उसके लिए यहां पे ये सजेशन दिया गया दैट लेटरल एंट्री नीड्स टू एक्सपैंड टू अप टू 15% ऑफ द जॉइंट और एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पोजीशंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है? इट्स अ गुड आइडिया. लेटरल एंट्री पोजीशंस को एनकरेज करना, इट्स अ गुड आइडिया, नीड्स टू बी फर्दर एक्सपैंडेड. सो उसके बाद जहां जहां पे सरकार की जरूरत नहीं है, वहां पे सरकार को नहीं होना चाहिए. ये बात बहुत कैटेगोरिकली यहां पे मेंशन्ड है. ठीक है? तो सरकार अपना बिजनेस वहीं पे माइंड करे जहां पे सरकार की जरूरत है. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सरकार, मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द होल ब्यूरोक्रेसी एंड द गवर्नमेंट. बिकॉज जहां पे अब जैसे देखिए रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, क्लाइमेट चेंज है, चलो सरकार का योगदान है यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग में, बट यहाँ पे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट प्राइवेट सेक्टर की रह सकती है. सो वेरेवर प्राइवेट सेक्टर कैन बी एंगेज डायरेक्टली, द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी ओवर देयर. लेट द मार्केट डिसाइड, लेट द प्राइवेट सेक्टर डिसाइड, लेट द प्राइवेट सेक्टर डू work as far as these areas are concerned, because we can save those
that money and those resources and invest in other critical areas which concern the public, right? चेंजेस इन रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स, नाउ आफ्टर ऑल अब देखिए, अब आप सब जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, अभी आप प्रीलिम्स दे के हटे हैं, फिर मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में ये बात, ये ऑथर ने ये जो आर्टिकल लिखा है वो ये बात सजेस्ट करी है दैट एक इंटरव्यू में जो पैनल बैठा होता है, हाउ कैन ही और शी, आई मीन द वन हु इज टेकिंग द इंटरव्यू, आधे घंटे में 25 मिनट में 25 to 30 मिनट्स में कैसे पता लगा सकते हैं कि वो कैंडिडेट, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है और वो केपेबल है ब्यूरोक्रेट बनने के लिए? यू कांट मीन, चलो अब लाइक ये बात अब इस आर्टिकल में मेंशन है दैट इट इज टू लेस, दैट how can you decide in half an hour that the other person is fit or is eligible to serve, and obviously अब वो अगर एक एवरेज अगर हम बात करें तो कम से कम 30-35 साल तो एक कैंडिडेट आगे जाके सर्व करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एज अ सिविल सर्वेंट। तो हाउ कैन यू डिसाइड दैट इन हाफ एन आवर? तो यहाँ पे सजेशन दिया गया कि कुछ जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है ना उसमें भी थोड़े चेंजेस होने चाहिए, स्क्रीनिंग प्रोसेस में थोड़े चेंजेस हो ताकि और एम्बिशियस और पैशनेट लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो थोड़ा और सब्जेक्टिव हो। उसके बाद ट्राई टू ऑटोमेट एवरी मेजर टच पॉइंट बिटवीन द गवर्नमेंट, सिटीजंस एंड बिजनेस। इंडिया कैनॉट हो, वी कैनॉट बिकम अ 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन और 15 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी विदाउट अ मॉडर्न प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी, राइट? सो वी हैव टू इनकॉर्पोरेट efficient professionalism, right? So we have to ensure that the bureaucracy is outcome oriented, result oriented, right? Realign incentives institutionally, send those people home, retire them who are not honest yet don't perform, and send home those who are non performers। चलिए अगला आर्टिकल है जी, ये अगेन 15 अक्टूबर को स्टेट सिरी एंड यू ये आर्टिकल आया था। सो दिस इज रिटन बाय मेनका गुरुस्वामी। नाउ कंटेक्स्ट क्या है, यू कैन स्विच ऑफ सिरी बट नॉट द स्टेट, ठीक है? सिरी जो कि एप्पल का फीचर है, ठीक है? तो आप लाइक कुछ भी आपने करना हो, मैसेज सेंड करना हो, किसी को कॉल करना हो, आप सिरी को कह सकते हैं अपने फोन से दैट सिरी डू दिस डू दैट फलाना फलाना जो भी, राइट? सो विच मीन्स दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी मच प्रेजेंट, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ्स में, खास करके पिछले 2 सालों की बात करें, बिकॉज ऑफ द डिजिटल डिस्ट्रप्शन, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक हैज इंक्रीज। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर लाइफ्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रेजेंस इन आवर लाइफ्स हैज इंक्रीज्ड, राइट? नाउ that is one way of saying that these are smart devices, but how smart are we? Are we fools or are we smart people operating these smart devices, right? Now artificial intelligence is in our lives. So John McCarthy, who is the founder or the father of artificial intelligence, what he says is, he says that AI is allowing a machine to behave in such a way that it would be called intelligent if a human being is behaving in such a way, right? So the machine's intelligence is dependent upon your intelligence. How the way are you using this machine? In the times to come, एक बात तो पक्की है that we will rely more and more on the artificial intelligence throughout our day for our day-to-day needs. ठीक है? So increasingly more and more citizens have vital information on themselves stored as a part of state or private data platforms. तो यहाँ पे अगर private platforms की बात करें, फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, तो इन सब प्लेटफॉर्म्स के पास आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, ठीक है? आप क्या लाइक करते हैं, आप क्या डिसलाइक करते हैं, ठीक है? क्या आपकी आइडियोलॉजी है, वो सब वहाँ पे इनके पास स्टोर्ड होती है। दे ऑल हैव दैट डेटा, दे ऑल हैव दोज एल्गोरिदम्स एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके अलावा नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन प्राइम हो, हॉटस्टार हो, तो वो भी एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं कि भाई आप कौन सी तरह की सीरीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? कि आप मनी हाइस्ट देखना पसंद करते हैं, कि स्क्विड गेम देखना पसंद करते हैं, कि गेम ऑफ थ्रोन्स देखना पसंद करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो अब उसके हिसाब से वो आपको रेकमेंड करते हैं कि भाई कौन सी मूवीज़ या सीरियल्स आपके व्यूअरशिप के हिसाब से वो आपको सजेशंस देते हैं, विच मीन्स कि वो भी आपके चॉइसेस के ऊपर, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, कौन सा जॉनर आप देखते हैं उसके ऊपर वो वॉच रख रहे हैं, ठीक है? सो मीन्स यू आर ऑलवेज अंडर अ सर्वेलेंस, विच मीन्स दैट यू आर ऑलवेज अंडर अ सर्वेलेंस एंड अंडर कंट्रोल। समबडी इज वॉचिंग यू, वेदर इट्स द गवर्नमेंट पेगासस इशू और वेदर इट्स दीज प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना, यू माइट से now we might say that okay fine, somebody is watching me, now it is my right to decide that आप मेरे को जो देख रहे हैं कि वो जो मेरा डेटा है वो कितना प्राइवेट है और मैं क्यों आपके साथ शेयर करूं, ठीक है? और अगर मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, सो देन व्हाट कैन यू डू? सो बेसिकली यहाँ पे बात आती है कि हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ तो है नहीं। अभी डेटा प्रोटेक्शन लॉ की तो बात एक बहुत कमिटी स्टेज पे ही चल रही थी। सो at the end of the day, all these people, all these private platforms, they have the right to see, to judge on what you're viewing, what you're commenting, what you're tweeting. Sarkar also has that right. But what about your liberty? What about your right? Citizens have no rights over their data or protection over its from its extraction in general. Can you do anything? No. If Amazon is suggesting you to buy a certain product based on your previous purchase, I mean,
You might say that who the hell is Amazon to tell me that what should I buy, what shouldn't I buy? If Netflix is suggesting you to watch a particular series, who the hell is Netflix to tell you that which series you should watch or not watch based on your previous viewership? So you are being controlled, you are being governed by algorithms, and you have no rights. You have no rights in terms of protecting your data. Now, need for data protection, which is why need for data protection becomes very important vis-a-vis the state and also vis-a-vis the private platforms. So, no data protection law is in place at the moment, even though the bill is being discussed by the Parliamentary Committee on Information Technology. अभी तक protection जो अभी हमारे पास प्रोटेक्शन का जो फीचर अवेलेबल है दैट इज बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट राइट टू प्राइवेसी। याद करिए 2017 वाली पुत्तुस्वामी जो जजमेंट थी, ठीक है, हमने इसको लेके काफी बार डिस्कशन भी किया अपने एडिटोरियल्स में। नाउ ये अभी तक हमारे पास अपने प्रोटेक्शन के लिए, प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए, डेटा प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ यही जजमेंट है जिसपे हम रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। सो जिसने रूल किया था दैट सिटीजंस हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी, उसके अलावा अभी कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं बना। बात चल रही है, कमिटीज में है, स्टेजेस अभी इनिशियल स्टेजेस में है। अब आपको भी पता है कि कानून बनना इतना आसान काम तो नहीं है आज के टाइम पे, तो खास करके जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है पार्लियामेंट में, ठीक है। सो स्टेट हैज आल्सो गिवन इटसेल्फ द एबिलिटी टू रेगुलेट प्राइवेट पार्टीज लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर। ये इसके चलते जो कंट्रोवर्सी चल रही है, द इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। सो यू नो more or less we don't have a data protection as of now, right? So conclusion, with the greater deployment of artificial intelligence in our daily lives, lack of any rights paradigm provided by law is very unsettling. It is not good for the ethos of a democratic nation like India. We need, because see, I mean, in times to come, artificial intelligence की presence हमारी life में और बढ़ने वाली है। Digital disruption तो already हम 2 साल से देख रहे हैं। So time is ripe to have a very effective data protection law in light of all these things. चलिए अगला आर्टिकल है अलार्मिंग हंगर और स्टैटिस्टिकल आर्टिफैक्ट। दोस्तों अब ये आर्टिकल किस कंटेक्स्ट में है, ग्लोबल, जो अभी हमारी पीछे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है जहां पे इंडिया का रैंक 101 बताया गया 116 कंट्रीज में से। ये आर्टिकल कल आया था। अब इसके चलते अब यहाँ पे चलो ठीक है, मतलब ये अच्छी बात तो नहीं है कि हम 101 नंबर में 116 कंट्रीज में से, दैट इज क्वाइट यू नो लाइक दैट इज नॉट समथिंग टू बोस्ट अबाउट। चलो एक आधी बात इसमें अच्छी हुई भी है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज the positive takeaways from this whole global hunger index. Nevertheless, let's talk about, I mean, जो भी shortfalls और जो कमियां रही हैं उस पर क्या क्या इस पे रिपोर्ट में बात हुई गई है, ठीक है। So leaving apart the last year rank which was 94 out of 107 countries, India's rank has been between 100 and 103 since 2017, ठीक है। Now what are the components in the global hunger index? तो क्या क्या चीजें देखी जाती हैं ये रिपोर्ट बनाने से पहले। इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक, कैलोरी इनटेक कितना है, वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग जिसको बात करते हैं, यानी कि बच्चे की जो हाइट है वो तो ठीक ठाक है, मतलब लेकिन कद के हिसाब से उसका जो वेट है, सो लो वेट फॉर हाइट, सो द वेट इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू द हाइट ऑफ द चाइल्ड। स्टंटिंग, जिसको हम हिंदी में बौना भी कहते हैं, ड्वार्फ कहते हैं, सो लो हाइट फॉर एज। एंड मोर्टालिटी आर कन्फाइंड टू चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे हमारा रिकॉर्ड थोड़ा बेटर रहा है मोर्टालिटी में, बाकी 3 जो एरियाज है वहां पे हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा। अब प्रॉब्लम विद कैलोरी इनटेक क्या है, देखिए अब जो बच्चे तो शहर में रहते हैं, अब जो ज़्यादा देखिए अब अभी ये लॉकडाउन के टाइम पे आप घर बैठे हैं, अब जो बच्चे कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, सारा टाइम अपने मोबाइल फ़ोन पे बैठे होते हैं, अब उनको तो नहीं, आई वोट यू नो लाइक वट इवन आई थिंक इज दैट यू नो यू गाइज डोंट नीड टू हैव 21 और 2400 कैलोरीज। तो अगर तो आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ठीक है, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, सो देन यू डोंट नीड टू हैव दैट मच कैलोरीज विच नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स, सो मे बी योर कैलोरी इनटेक शुड बी लिटिल लेस देन दैट। बट किड्स हु लिव इन द रूरल एरियाज और किड्स who are engaged in a lot of physical labor or physical hard work, unfortunately, despite being children, if they are engaged in some kind of child labor activities, especially if we talk about states like Uttar Pradesh and Bihar, जहाँ पे बच्चों को छोड़िए, वैसे भी अगर वहाँ पे अगर देखें तो लोग वहाँ पे काफ़ी गरीब हैं, तो काफ़ी वो मजदूरी का काम करते हैं, फील्ड्स पे काम करते हैं, तो उनकी जो कैलोरी इनटेक है उनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो प्रोपोर्शनेट नहीं है। उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट शुड बी मच मोर बियॉन्ड दैन let's say 2100 calories, and people who are living in the cities or having sedentary lifestyle, they should have a little less calorie intake, ठीक है। So for a vast and diverse country like India, using a uniform calorie norm, you can't say that everybody in India from Kashmir to Kanyakumari, you know, from Gujarat to Assam, everybody needs 2100 calories. No, you can't say like that, ठीक है। So using a uniform calorie norm to arrive at a deficiency prevalence means failing to recognize the huge regional imbalances. Now people living in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka,
right? So over there the populations are more urban as compared to people living in UP and Bihar. So I mean, rural people, they are engaged in more physical activities, so therefore they'll be needing more calorie intake, whereas urban people, they're doing more of desk jobs, more of sitting jobs, so definitely उनकी calorie intake कम होगी. तो वो mismatch काफ़ी ज़्यादा है, and it is not necessary that everybody should be taking the same amount of calories. Now, what are the concerns? अगर हम wasting की बात करें, child wasting की बात करें, तो India's wasting prevalence is 17.3%, which is amongst the highest in the world. ठीक है. अगर हम child stunting की बात करें, तो child stunting in India has declined from 54% in 1998 to 2002 to almost 35%. So, okay, we have made an improvement. We have made improvement as far as child stunting is concerned. But whereas जहाँ तक child wasting की बात है, we still remain around 17%. So not very good. It is not very good for, I mean, जैसे आमतौर पे कहते हैं ना कि like जिस देश में बच्चे भूखे हैं तो उस देश की जवानी कैसी होगी, अगर बचपन भूखा है तो जवानी भी भूखी होगी. तो अगर अभी ये बच्चे 4-5 साल के अगर अपनी अच्छी हाइट निकाल रहे हैं, बट इनके पास इतनी सफिशिएंट कैलोरी इनटेक नहीं है, इनका वेट बहुत कम है, तो फिर ऑब्वियसली मेक्स नो सेंस. तो इसी करके आप देखते हैं, जैसे अगर आप क्रिकेट मैचेस देखते हैं तो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं, साउथ अफ्रीका के क्रिकेट प्लेयर्स हैं, कितनी उनकी अच्छी हाइट होती है, कितना अच्छा फिजिक होता है, बिल्ड होता है. और हम अगर इंडिया की बात करें तो अक्सर ब्लेम करा जाता है हमारे जेनेटिक्स को कि इंडियन जेनेटिक्स पुअर हैं, इस करके जो इंडियंस है वो ज़्यादा ब्रॉड शोल्डर्ड नहीं होते, स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं होते हैं. बट एनी विच वेज, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू नो दैट डिस्पाइट वी हैविंग, हमारी जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास इतना अनाज पड़ा हुआ है, इतना अनाज बिखर रहा है, और इतना जो गवर्नमेंट का जो फोकस है चावल पे और वीट पे कि वीट एंड राइस की इतनी सारी सप्लाईज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास पड़ी हुई, उसके बावजूद इतने बच्चे हैं जो भूखे हैं हमारे कंट्री में. और ये जो फैक्टर है चाइल्ड वेस्टिंग का, ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है. दैट बच्चों की हाइट निकल जाती है बट उतना प्रोपोर्शनेटली उनका बॉडी वेट नहीं होता. ठीक है. So, monitoring regions that are more vulnerable to socio-economic and environmental crisis can possibly improve wasting and stunting simultaneously. देखो, लड़ाई तो हमारी दोनों से है. हमने ये नहीं कि चाइल्ड अगर स्टंटिंग में हमने थोड़ी इंप्रूवमेंट करी है तो अब हम उस पर काम करना छोड़ दें. ठीक है. तो ये सब इंटरलिंक्ड है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, कैलोरी इनटेक, और बाद में अगर हम चाइल्ड मोर्टालिटी की बात करें तो अगर बच्चा अच्छा पोषण नहीं लेगा, अच्छा खाना नहीं खाएगा, तो फिर ऑब्वियसली वो नहीं जिंदा रह पाएगा. अगर हम चाइल्ड मोर्टालिटी अंडर द एज ऑफ 5 years की बात करें, सो देयर इज नो शॉर्टकट वे ऑफ इंप्रूविंग स्टंटिंग विदाउट एड्रेसिंग वेस्टिंग. सो बोथ दीज थिंग्स आर directly interlinked. So we have to work in a way, the government has to address this issue in a way that both the things are balanced out, and we are working simultaneously to decrease child stunting more and more, and also child wasting. Now, positive taken away from the global hunger index is that what I just mentioned in the beginning is the child mortality. So the child mortality rate has been lower compared to the sub-Saharan Africa. So we deserve a pat on our back. So good. So I mean, that's a good thing. I mean that at least हमने इतनी अपनी लाज रखी that we haven't really had those figures that हम sub-Saharan Africa से भी बहुत worst perform कर रहे हैं. Now this is interestingly, despite this child mortality has reduced, despite बच्चे भूखे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट बच्चे बहुत छोटे हैं हाइट में. ठीक है. सो दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ हायर लेवल्स ऑफ स्टंटिंग. नाउ डिस्पाइट इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इंडिया वाज एबल टू सेव मेनी लाइव्स ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ and access of better health facilities. So fortunately we were able to save the lives of so many children because of better health facilities. Although studies suggest that child undernutrition and mortality are यूजली क्लोजली रिलेटेड. तो इससे हम दोस्तों एक और बात पता लगा पा रहे हैं कि चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, आपका चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग, मोर्टालिटी, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है. तो बट थैंक गॉड एटलीस्ट हम चाइल्ड मोर्टालिटी वाले जो एरिया में थोड़ा हमने बेटर परफॉर्म करा है. नेवरदलेस इंडिया रिमेन्स एन एक्सेप्शन टू द फैक्ट डिस्पाइट दैट चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड मोर्टालिटी आर इंटरलिंक्ड. इवन देन वी हैव डन अ गुड जॉब ओवर हियर. चलिए अगला आर्टिकल, पावरिंग दी एनर्जी सेक्टर. तो ये किस कंटेक्स्ट में है? तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, ये आर्टिकल उस कंटेक्स्ट में आया है दोस्तों. तो क्या हाईलाइट है इसमें? सो हाईलाइट है, देखिए पहली बात तो ये है कि अब बिजली को प्राइवेटाइज करना, ये बात चलो काफ़ी टाइम से चर्चा में रह रही है कि अगर हम बिजली को प्राइवेटाइज कर देंगे तो बेटर सर्विसेज मिलेगी कंज्यूमर्स को. ठीक है. सो द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर बहुत ज़्यादा समय से एक बेन यानी कि एक अभिशाप कह लीजिए, एक पाप कह लीजिए सरकार के लिए बना हुआ है, बिकॉज सरकार की इन्वॉल्वमेंट अब हर चीज़ तो देखिए मार्केट इकोनॉमी के टुवर्ड्स ओरिएंट हो रही है, हर चीज़ प्राइवेटाइज हो रही है. तो अगर बिजली को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो इस आर्टिकल में ये बात मेंशन है, इट विल बी अ गुड थिंग, इट विल बी गुड थिंग, इट विल बी गुड फॉर कंज्यूमर्स ऑल्सो.
ठीक है। नाउ डिस्कॉम्स, द पब्लिक सेक्टर डिस्कॉम्स जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आर मेकिंग ह्यूज लॉसेस टू ओनिंग टू प्रॉब्लम्स सच एज एक्सपेंसिव लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएफिशिएंट ऑपरेशन, और इसके अलावा बिल्स नहीं भरते लोग, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोगों की बात तो छोड़ो, जो सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, वो अपने इतने इतने टाइम से बिल्स नहीं देते हैं, जो पब्लिक सेक्टर डिस्कॉम्स हैं। तो इसके चलते ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा डिस्कॉम्स में। दिस प्रपोज्ड बिल विल सेट द प्रोसेस ऑफ डी लाइसेंसिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर द मोनोपोली ऑफ द स्टेट इज डिसमेंटल्ड, ठीक है। तो बहुत सारे प्लेयर्स आ जाएंगे, ठीक है, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो कंज्यूमर के पास ये तो चलो पावर होगी कंज्यूमर के पास टू स्विच टू अ प्राइवेट डिस्कॉम, बट कंज्यूमर के पास ये भी डिसीजन होगा कि कौन से डिस्कॉम के साथ वो जाना चाहता है, कौन से प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम। जैसे अब आप एयरटेल का कनेक्शन लीजिए, वोडाफोन का लीजिए, जियो को लीजिए, जितनी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर बिजली को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो कंज्यूमर कैन स्विच टू देयर ओन प्रेफर्ड पावर सप्लायर। सो statistical analysis show that privatization of discoms in Delhi has reduced the AT&C losses, the transmission and communication losses significantly from 55% in 2002 to 9% in 2020. So दिल्ली में तो प्राइवेटाइजेशन काफ़ी समय पहले से हो गई थी, तो दिल्ली का जो रिकॉर्ड है वो ये शो करता है दैट जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, जो ये जो AT&C लॉसेज हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुके हैं। Now, why can this bill be a game changer? तो पहली बात, discoms and regulators should be brought on board for proper implementation of open access. Then provide more options to consumers so that they can choose the discom, just as जैसे हमने भी बात करी कि जैसे आप मोबाइल ऑपरेटर्स, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स अपना ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर आप अपना चूज करते हैं, ठीक है। Granting autonomy to the discoms and letting them decide or revise their tariffs without any kind of interference from the states. तो जब तक ये ऑटोनॉमी नहीं मिलती डिस्कॉम्स को, अभी देखिए पब्लिक सेक्टर डिस्कॉम्स के पास ऑटोनॉमी नहीं है। देखिए बिजली फ्री में करना, ठीक है, बिजली को सब्सिडाइज करना, ये सब देखिए पॉलिटिकल गिमिक्स हैं। इलेक्शन से पहले आमतौर पे अभी जैसे पंजाब में भी आप देख रहे हैं, तो ये काफ़ी, पंजाब हो, दिल्ली हो, ये काफ़ी इस मुद्दे को वोट बैंक के लिए भी जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस इशू को काफ़ी प्रोपोगेट करते हैं, फ्री बिजली बांटना, सब ऐसा करना। अब इसके चलते जो आपके जो पब्लिक सेक्टर डिस्कॉम्स हैं उनके पास वो पावर नहीं है, अगर वो चाहें भी टैरिफ्स को रिवाइज करना तो वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर वाले तो किसी की नहीं सुनेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली उनकी अपनी मर्जी होगी, वो जब मर्जी चाहे अपने टैरिफ्स को रिवाइज करें, ठीक है। ऑब्वियसली जहाँ पे लगेगा कि टैरिफ्स बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल हैं कंज्यूमर्स के लिए, तो वहाँ पे तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना तब जरूरी है जब अगर टैरिफ्स बहुत अननेसेसरली या अनजस्टिफाइड तरीके से बहुत ज़्यादा रेस कर दिए जाए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए अभी फिलहाल बहुत प्रॉब्लम चल रही है कोल सप्लाईज की भी। अभी हार्डली, जैसे अभी पीछे न्यूज़ में भी था कि 3 दिन के लिए जो सिर्फ ओनली द कोल रिजर्व्स हमारे पास जो रह गए थे इंडिया में, दैट वाज ओनली सफिशिएंट फॉर 3 days ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखिए अभी भी हमारी जो नीड्स हैं, इसको लेके एक और अच्छा आर्टिकल आया, वो आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा। अभी भी जो हमारी नीड्स है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, 66 से 67% जो है दैट इज बीइंग जनरेटेड थ्रू कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, राइट। बट इन द लॉन्गर टर्म, इन द लॉन्गर रन, वी नीड टू emphasize more and the impetus has to shift to renewable energy. So this can also help us mitigate the impact of climate change, which is very much needed. We all know, we have all talked length and breadth about climate change and its impacts. You all know, you are very smart enough to know that climate change के लिए क्या impacts हो रहे हैं आज के टाइम पे सोसाइटी में, और उसके साथ साथ हमारी डिपेंडेंसी भी कोल पे कम होती रहेगी। चलिए अगला आर्टिकल है दोस्तों। So this is in context of the role of civil society to promote communal harmony in Kashmir. So there was this article in Hindu on Saturday, which was basically talking about tackling terrorism. So the name of the article is Tackling Terrorism, right? Now, what is the issue over here? Now, as you know that abhi recently Kashmir mein there has been a अपसर्ज एंड रिसेंटली बहुत ज़्यादा वायलेंस हम देख रहे हैं कश्मीर में, बहुत सारे अभी टेररिस्ट अटैक्स वहाँ पे हो रहे हैं। अभी हाल ही में पूंछ में इनकाउंटर हुआ था जहाँ पे इतने हमारे जवान, 5 जवान भी हमारे शहीद हो गए थे। उससे पहले एक कश्मीरी पंडित पे भी अटैक हुआ था, एक सिख आदमी पे भी अटैच हुआ था। अब ये कहीं ना कहीं डर जो है लोगों को ये हो रहा है कि जैसे 1990s में, अर्ली 1990s में, लेट 1980s में जो कश्मीरी पंडित्स को निकाला गया था कश्मीर वैली में से, देयर वाज एन एक्सोडस ऑफ द कश्मीरी पंडित्स इन द अर्ली 1990s बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग वायलेंस एंड इंसर्जेंसी
insurgency in Kashmir. Now, there's a fear now that, look, I mean, these things, are they again on the boil? Are they again on the revival? Is this again going to happen in Kashmir, right? Because things are very dynamic at the moment. You have Taliban sitting in Afghanistan, and you have Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed operating all these kind of attacks across the LOC, right? Now, इसको लेके अभी काफ़ी चिंता है, because we have discussed quite a lot in the past also that Taliban का अफगानिस्तान में आना हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी डेट्रीमेंटल है, ठीक है? अब चलो वो बात तो एक डिफरेंट होगी, बट अभी फिलहाल इस आर्टिकल में ये बात करी गई है दैट सिविल सोसाइटी क्या रोल प्ले कर सकती है टू इंश्योर कि कम्युनल हार्मनी बनी रहे, ठीक है? सो टेरर अटैक्स रिसेंटली इन कश्मीर वैली इज अ मेजर सेटबैक, राइट? सो द नंबर ऑफ वायलेंट इंसिडेंट्स इन कश्मीर वैली वाज द लोएस्ट इन द लास्ट 5 years, ठीक है? Many Kashmiri Pandits and Sikh employees, they have stopped going to work, abstained from work, or they have taken leave because they are scared, they're worried about their life, about their families. So this is a recall to the exodus of Kashmiri Pandits due to the terror attacks in the early 1990s. Now, what is the way forward? Now, the way forward is that civil society in such situations, they have to act very maturely and responsibly. So they have to take the initiative to foster communal amity and to mobilize people across communities against hatred, ठीक है? So अभी इसके चलते बहुत अच्छी बात है कि कुछ अभी रिसेंटली बहुत सारे मस्जिदों में जो बहुत सारे जो मुस्लिम क्लर्जीमैन हैं, जो मौलवीज़ हैं, वो मस्जिदों में, श्रीनगर की मस्जिदों में रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों को, पब्लिक को, अपने जो मुस्लिम भाइयों को, दैट दे शुड शो सॉलिडारिटी विद द विक्टिम्स, with the Hindus, with the Kashmiri Pandits, with the Sikhs, that let's try to maintain communal harmony. Let's not try to encourage these anti-Indian forces. Let's not try to give them more encouragement so that their divisive agenda can be more propagated. So communal harmony बनाए रखना बहुत बहुत ज़रूरी है इस तरह के वातावरण में, ठीक है? अगर देखिए सोसाइटी बाइंडेड है, अगर सबके बीच में अमन शांति है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई बन के, हिंदू सिख मुस्लिम सब भाई बन के रह रहे हैं, ठीक है, फ्रेटर्निटी में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर आपकी सोसाइटी को नहीं डिवाइड कर सकता, पोलराइज नहीं कर सकता। उसके अलावा ये सजेशन इसमें दिया गया है बिकॉज जैसे आप जानते हैं अगस्त 5, 2019 के बाद आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था और यूटी बना दिया गया था जम्मू कश्मीर को। तो अभी ये सजेशन दिया गया था, देखिए अभी 2 साल इस बात को हो चुके हैं, तो इमीडिएट रिन्यूअल ऑफ पॉलिटिकल डायलॉग टू एड्रेस दिस अलॉन्ग विद द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। चलिए अभी तो यूनियन टेरिटरी है, तो ऑब्वियसली अभी सेंटर की भी पावर है वहां पे, बट इन द लॉन्गर रन ये सजेशन दिया गया दैट UT administration might not be very competent to manage these kind of things which are happening in Kashmir. So it is good if आगे जाके अगर स्टेटहुड रिवाइव हो सकता है, जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेटहुड दी जा सकती है और जो लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर वाली के, उनके साथ बैठ के बातचीत करके, डायलॉग प्रोसेस करके फिर से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यहाँ पे शुरू करा जाए। चलिए अगला आर्टिकल है जी सिक्योरिंग द स्टेट्स। ये भी सैटरडे को आया था, सैटरडे को इंडियन एक्सप्रेस में आया था। किसने लिखा है? प्रकाश सिंह ने लिखा है। ये फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के भी, और ये फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं BSF की भी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। कल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वो जो न्यूज़ में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो नई अमेंडमेंट करी गई है, ठीक है, उसको लेकर धर्मेंद्र सर ने भी डिस्कस किया था अपने लेक्चर में। सो ये जो आर्टिकल है ये क्या कह रहा है? दिस आर्टिकल इज सेइंग दैट देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स ऑन BSF, ठीक है, एब्सोल्युटली देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स डन ऑन दिस स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन BSF, ठीक है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट MHA द मिनिस्ट्री ऑफ, अब इसको लेके बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ है बंगाल में, पंजाब में, इसको लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली है, सॉरी वायलेंस बेग योर पार्डन, इसको लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चली है। बहुत सारे लीडर्स जो हैं बंगाल के और पंजाब के, वो कह रहे हैं कि BSF की जो जुरिस्डिक्शन है वो बढ़ा दी गई है, उनकी इंटरफेरेंस जो है वो और ज़्यादा टेरिटोरियली और इंक्रीज कर दी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली इशू करी एक नोटिफिकेशन दैट the jurisdiction will be extended of border security force. This will be extended from 15 kilometers to a depth of 50 kilometers along the international borders in 3 states, which is Punjab, Assam and West Bengal. ठीक है, चलो ये बात होगी ना। इसके चलते बहुत ज़्यादा एक अप्रोर हुआ है वेस्ट बंगाल में भी और पंजाब में भी, बिकॉज ऑब्वियसली चलो ये नॉन BJP रूल स्टेट भी, और साथ में इनका ये कहना है दैट ये दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, और ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, दैट जो जुरिस्डिक्शन है BSF की वो और ज़्यादा बढ़ा दी है, 15 से 50 किलोमीटर कर दी है। सो दिस इज इंटरफेरेंस इन द स्टेट डोमेन, और ये बात कही जा रही है कि जो लोकल पुलिस है उसकी अथॉरिटी को भी नलिफाई किया जा रहा है, जबकि इस आर्टिकल में ये बहुत कैटेगोरिकली मेंशन्ड है। प्रकाश सिंह बहुत कैटेगोरिकली कह रहे हैं दैट ऐसी कोई बात नहीं है, जो लोकल पुलिस है, स्टेट पुलिस है, वो अपनी जगह पे है, ठीक है, वो उसकी पावर अपनी तरफ इंटैक्ट है, जबकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो जुरिस्डिक्शन बढ़ाने का जो यहाँ पे सजेशन दिया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी जो रिसेंटली गाइडलाइंस इशू करी हैं, दैट इज जस्ट टू कॉम्प्लीमेंट एंड एड द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट पुलिस,
दैट्स इट। इसमें कोई जो स्टेट पुलिस का जो रोल है, जो उसकी जुरिस्डिक्शन है, वो कहीं पे नलिफाई नहीं हो रही है, कहीं पे भी कम नहीं हो रही है। ठीक है, इससे पहले 2014 में भी एक नोटिफिकेशन एमएचए ने जारी किया था दैट हैड डिफाइंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ बीएसएफ vis-a-vis द स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, गुजरात में इससे इस नोटिफिकेशन से पहले जो जुरिस्डिक्शन थी वो 80 किलोमीटर तक थी और राजस्थान में 50 किलोमीटर तक। बिकॉज देखिए ये बॉर्डर स्टेट्स हैं, है ना, ये अगेन इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को टच करते हैं। गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, तो पंजाब लगभग 600-650 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। सो दिस इज, आई मीन, अ वेरी सो दिस इज अ दिस इज एन इशू विच कंसर्न्स द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो यहाँ पे राजनीति करना सही बात नहीं है, ये बात इस आर्टिकल में मेंशन्ड है दैट इट इज नॉट वाइज टू प्ले पॉलिटिक्स एंड पिटी पॉलिटिक्स ओवर दिस इशू। ठीक है, नाउ अंडर द न्यू नोटिफिकेशन जो अभी अक्टूबर 11, 2021 को जारी करी गई है, सो देर इज नो चेंज इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। हाउएवर गुजरात की जो जुरिस्डिक्शन है वो 80 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दी गई है, यानी कि 30 किलोमीटर कम कर दी है। Now, was this move or why is this move by MHA justified? Now, first is the threat perception across the international borders, especially in light of what is happening in Afghanistan, right? What is happening across the Afghanistan-Pakistan border? Look at the events happening in Kashmir. So, the central government has its own right to issue such guidelines from time to time, keeping in mind the national interest, the national security, because that is imperative. Determined attempt to destabilize Punjab. Now, obviously, lots of funny things are happening in Punjab, lots of funny politics, comedy politics are happening in Punjab. No, but leaving that apart, leaving all that comedy and leaving all that confusion, complications apart, there have been several instances in the past जहाँ पे बहुत सारे drones पाए गए हैं, that there have been incidents that attempts have been made to destabilize the peace in Punjab, and there have been weapons which are being dropped from the drone. So that is also being दिस इज ऑल्सो इसको लेके भी काफ़ी कंसर्न है, जिसके करके बीएसएफ की जो जुरिस्डिक्शन है वो और बढ़ा दी गई है, सो दैट बीएसएफ कैन एड एंड कॉम्प्लीमेंट एंड दे कैन हेल्प द लोकल पुलिस एज वेल। Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed will almost certainly renew their onslaught in the border states, keeping in mind that Taliban is there. This is again an apprehension. Although Taliban says that no, that we don't want to be proxy players of Pakistan vis-a-vis Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, but who trusts them? I mean, who would care कि तालिबान सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है? But we have to keep our national security imperative. We have to worry about our national security. For that, we have to take steps which promotes more peace, harmony, and national interest. Now, abhi piche, there was a recent seizure of 3,000 kg of heroin which was found on the coast of Gujarat at the Adani port. And also recently we are seeing a lot of upsurge in violence in the Kashmir Valley. So these are again some concerns which justify the MHA's move to deploy, or shall we say to increase the jurisdiction of the BSF in these territories. ठीक है, उसके बाद असम की बात करें, so Assam faces multiple challenges of ethnic insurgency, smuggling, counterfeit currency, drug trafficking, etc. So again, jurisdiction of the state police has neither been curtailed, तो ये बात बहुत categorically यहाँ पे mentioned है, nor its powers have been reduced in any manner. तो लोकल पुलिस को हैंडीकैप नहीं करा गया। लोकल पुलिस की पावर्स, उसका जो अरेस्ट करने का प्रोसीजर है, जो एफआईआर फाइल करने का प्रोसीजर है, वो सब सेम रहेगा। दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। इवन द पावर टू रजिस्टर द एफआईआर वो भी स्टेट पुलिस के हाथ में ही है, नॉट विद द बीएसएफ। सो इस आर्टिकल में ये जो व्यू पॉइंट्स ये कहते हैं दैट इट इज नॉट वन शुड नॉट प्ले पॉलिटिक्स बिहाइंड दिस मूव, एंड इट इज अ वाइज मूव टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट पुलिस। They continue to have their autonomy and power जैसे पहले था। Now, अब यहाँ पे वो बात करेगी ना कि पंजाब और बंगाल में जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि जी फेडरलिज्म के साथ खिलवाड़ है, कि फेडरल स्ट्रक्चर के साथ ये एक मजाक किया गया है, दैट दिस विल इम्पैक्ट द फेडरल पॉलिटी ऑफ द कंट्री। तो पहली बात तो यहाँ पे क्लियर कर लें दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कंप्लीटली फेडरल, इट इज क्वाजी फेडरल, बट इट इंडिकेट्स लीन मोर टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, क्वाजी फेडरल लीनिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सर आइवर जेनिंग्स, नाउ व्हाट डज ही से? ही कोट्स, इंडिया हैज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। सो नो डाउट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट्स के डोमेन में आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बट जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आती है
तो वहां पे किसी किस्म की राजनीति, किसी किस्म का धर्म, किसी किस्म का जात पात वाला मुद्दा नहीं आना चाहिए, ठीक है। नाउ यू माइट बी प्रो गवर्नमेंट, एंटी गवर्नमेंट, यू माइट बी प्रो मोदी और एंटी मोदी, वट एवर योर व्यूज माइट बी, बट नेशनल सिक्योरिटी इज मच अबव देन एनी अदर थिंग, ठीक है। सो नेशनल सिक्योरिटी मीन्स दैट इंडिया इज फर्स्ट, सो नेशनल सिक्योरिटी इज अ paramount consideration. So for the sake of national security, the union through the legislation may override the exclusive autonomy of the states in respect of law and order and policy. ठीक है, law and order state subject है, fine, nobody is denying that. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि पंजाब या बंगाल में कि स्टेट पुलिस का आज से काम बंद, उनका रोल खत्म, नहीं, दैट इज नॉट व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेइंग. It is just a complementary, it is just the BSF is meant to aid and help the police in critical times like these. चलिए, तो ये वो आर्टिकल था, ये शायद स्लाइड बाद में आ गई. सो दिस वाज द आर्टिकल जो हमने पहले डिस्कस किया था, सिविल सोसाइटी वाला, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन कश्मीर वाला. सो आई थिंक ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया, तो पार्डन फॉर दैट. ओके, नेक्स्ट इज वीकनिंग द फॉरेस्ट शील्ड. सो दिस आर्टिकल वाज अगेन, ये सैटरडे को आया था इंडियन एक्सप्रेस में. Now what does this article talks about? So the proposed amendments to the Forest Conservation Act. Now इसको लेके थोड़ी कंट्रोवर्सी है, बिकॉज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को लेके कुछ अमेंडमेंट्स करी गई हैं, और 15 दिन का टाइम विंडो दिया गया है कि अगर किसी ने अपने कमेंट्स देने हैं, किसी ने इसमें कुछ एडिशन करना है, कुछ सजेशन सुझाव देने हैं, सो विच ऑब्वियसली इज क्वाइट लेस ऑफ अ टाइम. सो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स जो क्रिटिकल हैं, जो यहाँ पे डिस्कस हम करते हैं. सो ऑल लैंड एक्वायर्ड बाय द रेलवेज एंड रोड मिनिस्ट्रीज प्रायर टू 1980 विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एक्ट. ठीक है. सो लैंड्स हैड बीन एक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन बट सब्सिक्वेंटली फॉरेस्ट हैव बीन ग्रोन इन दीज एरियाज. तो अब इस बात की चिंता है कि अगर ये प्रायर 1980 एग्जेम्पशन की बात हो रही है, तो अगर यहाँ पे अगर फॉरेस्ट ग्रो कर चुके हैं, तो अब इन फॉरेस्ट को डीफॉरेस्ट करके इस लैंड को फिर एक्वायर करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जाएगी. और ऑब्वियसली वी ऑल वांट कि भी अर्बनाइजेशन हो, सब चीज़ें हो, बट वी ऑल्सो वांट टू इंश्योर दैट नेचर इज नॉट इम्पैक्टेड, और फॉरेस्ट आर नॉट बीइंग इम्पैक्टेड, वी आर डूइंग डेवलपमेंट इन अ सस्टेनेबल वे. ठीक है. उसके बाद डिफेंस प्रोजेक्ट्स नियर इंटरनेशनल बॉर्डर्स विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट क्लियरेंस. एंड ये थोड़ा ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द फॉरेस्टेड लैंड्स विल बी परमिटेड बट ओनली इफ टेक्नोलॉजी सच एज एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग इज यूज्ड. ठीक है. अब यहां पे एक और केस आ जाता है जब हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो है TN गोदावर्मन थिरुपलद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ था इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है उसको और एक्सपैंड कर दिया था. ठीक है. बिकॉज सी प्रोग्रेसिव जो जजमेंट्स होती हैं, दे ऑल वांट, अगर सुप्रीम कोर्ट से हो या हाई कोर्ट से हो, प्रोग्रेसिव जजमेंट्स वुड ऑल वांट टू ensure that sustainable development is happening and the green cover is increasing and is intact, right? So no judgment or no policy will directly aim at destabilizing the environment, right? So this expanded the definition and scope of forest land to include all areas recorded as forest in any government record, irrespective कि चाहे वो community lands भी क्यों ना हो. ठीक है. So this means that the definition of forest will encompass the dictionary meaning of forest. Even कोई अगर छोटा सा फॉरेस्टेड पैस्ट लैंड हो, वो भी ऑटोमेटिकली इस जजमेंट के तहत विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड फॉरेस्ट. तो आइडिया इज टू इंश्योर दैट द ग्रीन कवर इज इंक्रीजिंग, बिकॉज सी फॉरेस्ट होंगे, ज्यादा ट्रीज होंगी, दे विल एक्ट एज व्हाट, दे विल एक्ट एज reservoirs of carbon dioxide, so they will absorb carbon dioxide, all these trees and forests, they will absorb more and more of greenhouse gases. ठीक है. so the idea is to ensure at least 33% हमारा जो कंट्री में जोग्राफिकली फॉरेस्ट कवर इंटैक्ट रहे. अब इससे कंसर्न्स क्या राइज हो रहे हैं जो भी अमेंडमेंट्स करें, दैट चलो ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो एक बात है, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते अब हम ऐसे डीरेगुलेट तो नहीं कर सकते कि हम फॉरेस्ट लॉज को डाइल्यूट कर दें, या हम एनवायरमेंटल लॉज को डाइल्यूट कर दें कि जिसके चलते हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंकरेज कर सके. आफ्टर ऑल दिस वाज द सेम गवर्नमेंट व्हेन इट वाज इन ऑपोजिशन 8 years बैक, जब यूपीए की जब सरकार जब सेंटर में थी, तो वो जो कहा जाता था कि टेरर टैक्स, जो टैक्स टेररिज्म की बात करी जाती थी कि भाई इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के चलते उनको क्लियरेंसेस नहीं मिलती हैं और वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं, इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा नहीं स्पेंड करना चाहते हैं. ठीक है. तो ये सब बात पहले भी हो चुकी है. ठीक है. सो इस करके अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज वन थिंग, वी ऑल वुड वांट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज देयर. आई मीन वी हैव अ फ्रेंडली एंड फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, बट वी वुडंट वांट दैट एट द कॉस्ट ऑफ more deregulation or diluting the environmental laws, right? Now there is no scientific evidence as far as the extended reach drilling is concerned कि वो eco friendly है.
ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था ना दैट ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन फ्रॉम फॉरेस्टेड लैंड्स विल बी परमिटेड, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस है कि अगर ये होगा तो इससे तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन और बढ़ेगा, दिस इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, बट देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस टू प्रूव दैट दिस टेक्नोलॉजी इज इको फ्रेंडली, ठीक है। तो अगेन दैट इज अगेन अ डाइल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंटल लॉस, द फॉरेस्ट लॉस। नाउ 15 डेज की विंडो भी बहुत कम है। देखिए अभी कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर की बात है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की भी नोटिफिकेशन में कुछ चेंजेस करे गए थे, और उसमें जो चेंजेस करे गए थे उसका भी प्रपोजल जो रखा गया था पब्लिक के सामने, और जो भी फीडबैक लोग देना चाहते हैं विज़-अ-वी द चेंजेस मेड इन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, दैट वाज द टाइम विंडो वाज वेरी लेस। सो अगेन 15 days is too less a time to examine all the amendments, to come to a decision or to give your suggestions or feedback. So that is too less a time. The changes which are being proposed to the Forest Conservation Act 1980, they need to be done in consultation with the forest dwelling communities. Remember the Forest Right Acts 2006? अब ये जो forest dwelling communities है, देखिए अब हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, ईस्ट सेंट्रल इंडिया की बात करें, कितने सारे ट्राइब वहाँ पे रहते हैं, कितने सारे ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है, उनके लिए जो जंगल है, जो पेड़ पौधे हैं, वो उनके लिए भगवान से भी ऊपर है, ठीक है। उनके लिए वो एक साधन भी है लाइवलीहुड का, दैट्स अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑल्सो। सो अगर हम कोई डाइल्यूशन, अगर सरकार कोई डाइल्यूशन कर रही है लॉस के अंदर, तो जरूरी है, एक समझदारी की बात है कि स्टेक होल्डर एनालिसिस करना चाहिए, तो उनको भी साथ में एज अ स्टेक होल्डर इन्वॉल्व करके उनकी भी राय ले लो, उनका भी सजेशन ले लो कि क्या उनका कहना है, ठीक है। सो लिमिटिंग डिफॉरेस्टेशन शुड गाइड रेगुलेटरी डिसीजन मेकिंग, नॉट कंपनसेटिंग विद प्लांटेशंस। चलिए अगला आर्टिकल, ये आज आया हिंदू में, स्लिपरी स्लोप्स, किस कंटेक्स्ट में, रिस्टोरिंग इकोलॉजी अमिडस्ट हेवी मॉनसून्स। सो बारिशें दोस्तों अभी भी चलो, अभी नॉर्थ जो आपका रिट्रीटिंग मानसून होता है, चलो विंटर्स आने वाली नॉर्थ इंडिया में, बट अभी भी एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट मानसून का टाइम अभी नहीं आया, बट वी आर सीइंग दैट मानसून अभी भी खत्म नहीं हो रहे हैं। सो जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन है, ऑल्दो इट्स अबाउट टू एंड, बट वी आर ऑलमोस्ट to the third week of October, and still the monsoons are there, and the monsoons are becoming a cause of concern for us, right? Look at what is happening in Kerala, look at what is happening in Uttarakhand. So Kerala में massive landslides आई हुई है, उत्तराखंड में भी it was today in the news that a lot of problem is being created. Nainital is literally cut off from the whole state because of the monsoons, because of the landslides, right? Now so monsoon होना तो अच्छी बात है, but ये monsoon का जो एक बहुत unpredictable pattern है, इतना एक अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन है, यानी कि कभी जब बारिश होनी चाहिए तब नहीं होती, एंड व्हेन इट शुड रेन देन, आई मीन व्हेन इट शुडंट रेन देन इट इज रेनिंग सो मैसिवली। नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, द रेनफॉल पैटर्न इज ऑल्सो बीइंग चेंज्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। नाउ एज द साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट्स, इट इज लीविंग अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। सो सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ हैज अकर्ड इन Kerala. Kerala, which hosts a vast stretch of Western Ghats, is having to contend with these changes with almost no respite between severe spells, ठीक है। सो इंडियन मानसून जो है, दैट इज एन इनवैल्यूएबल रिसोर्स फॉर सो मेनी पीपल, फॉर हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल, बट एट द सेम टाइम this year's torrential rainfall, especially in Kerala, this is causing a lot of concern, as large reservoirs in mountainous reaches, अगर हम केरला की बात करें, वेस्टर्न घाट्स की बात करें, while so lot of mountainous reaches are filling up fast, while the northeast monsoon hasn't even come yet, ठीक है। अभी तो नॉर्थ ईस्ट मानसून शुरू भी नहीं हुआ, तो अभी साउथ वेस्ट मानसून के जाते जाते इतना तबाही हो रही है। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? नाउ द गवर्नमेंट शुड डू more policies, more action should be done by the government so that the risk to life and property can be reduced. Then secondly, nurturing the health of the rivers and keeping them free of any kind of encroachments. We should ensure that किसी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी, कोई बिल्डिंग रिवर बैंक्स पे नहीं बनाया जा रहा, बिकॉज देखिए जब ऐसा बहुत ज़्यादा मानसून होती है, जब फ्लड्स आते हैं, तो दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। सो बिकॉज ऑफ दिस एंक्रोचमेंट, जो वाटर है उसको चैनल नहीं मिलता ड्रेन करने के लिए, विच कॉज अ लॉट ऑफ फ्लड्स। सो फ्लड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज रिवर्स के किनारे अगर इतनी इंक्रोचमेंट है, इतनी बिल्डिंग्स बनी, इतने होटल्स बने हुए हैं, तो पानी कहाँ जाएगा फिर? पानी तो ऑब्वियसली फिर राइज करेगा, पानी विल नॉट गेट अ चैनल टू ड्रेन टू द रिवर बिकॉज ऑफ दीज फिजिकल इंक्रोचमेंट्स। एक्सपैंडिंग एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी टू मेंटेन फॉरेस्ट इज सर्टन टू कॉज इनकैलकुलेबल लॉसेस। नाउ दिस होल वेस्टर्न घाट रीजन, नाउ देयर आर, सो ऑब्वियसली आई मीन वेस्टर्न घाट्स इज नॉट, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि इकोलॉजिकली बहुत फ्रेजाइल हैं, दे कम अंडर द इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया। सो वी नीड टू इंश्योर दैट ऑल दीज इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज इन द वेस्टर्न घाट रीजन, देयर इज नो रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन और एनी काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग ओवर हियर विच कैन cause a lot of loss to these forests and to the ecology of the Western Ghats.
unconscionable to allow the pursuit of short-term profits at the cost of helpless communities and nature and the environment. चलिए अगला आर्टिकल है द पर्स्यूट ऑफ टैक्स जस्टिस. ये किस कंटेक्स्ट में है? द ग्लोबल टैक्स जस्टिस. सो बेसिकली जो भी पैंडोरा पेपर्स का भी खुलासा हुआ है रिसेंटली, उसके चलते यहाँ पे ये बात डिस्कस करेगी दैट इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव. देखिए अमीर है, अमीर अपना पैसा लेके बाहर भाग जाता है. अमीर है वो अपना काला धन कहीं बाहर अपनी किसी ऑफशोर एंटिटी में पैसा जमा करा देता है. ठीक है, किसी भी कंट्री में, चाहे वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हो, चाहे वो पैनामा आइलैंड्स हो, ठीक है, चाहे वो कोई स्विस बैंक हो, चाहे वो लिechtenstein हो, कोई भी कंट्री हो, तो अमीर के पास तो वो फैसिलिटी है कि वो अपना काला धन कहीं छुपा देगा या कहीं भाग जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. Right. So, but this is not justiciable. This is also human right violation, because this is against, I mean, the common man, the poor man, a middle class man who's working day and night, giving tax to the government, and that money is also going to the public sector banks. But what is the Amir person doing? What is a person like Vijay Malla or Lalit Modi doing? They're running away with the money and they're stashing their money abroad in various entities and various banks. So this is injustice. This is not promoting the idea of equality. This is against the violation of equality as well. Now, there have been some suggestions which have been given by the OECD. Now so there have been two suggestions given by the OECD. Number one, 100 of the biggest and most profitable multinational entities, MNEs, they must reallocate part of their profit to the countries where they sell their products and provide their services. ठीक है, तो आमतौर पे वो कौन सी कंट्रीज होती हैं जहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? आमतौर पे वो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं. दूसरी बात, any company with over 750 million euros का जो annual revenue है, they would now be subject to an effective corporate minimum rate, यानी कि minimum tax of 15%. चलो ये दो सुझाव दिए गए हैं OECD ने कि चलो अगर हम कॉर्पोरेट जो टैक्स है, जो कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट है, अगर थोड़ा हम कम कर देंगे, थोड़ा और रीजनेबल कर देंगे, तो शायद जो कंपनीज हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल एंटिटीज हैं, ये शायद अपने प्रॉफिट्स में से जो आया पैसा वो बाहर किसी ऑफशोर एंटिटी में या किसी स्विस बैंक में जमा नहीं करेंगे, और वो जो टैक्स है वो जिस भी कंट्री में वो उनकी कंपनी है, जिस भी कंट्री में उनके ऑपरेशंस हैं, वो वहां पे टैक्स बकायदा अपना पे कर सकेंगे. बट वाई एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल टैक्स हेवन्स स्टैंड फॉर जस्टिस टू ह्यूमैनिटी. ठीक है, नाउ अगर ग्लोबल टैक्स हेवन्स जो हैं, जैसे हमने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की बात करी, केमन आइलैंड्स की बात करी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पैनामा आइलैंड्स की बात करें, सो अब ये सब जो है, वाई दिस एलिमिनेशन ऑफ द ग्लोबल टैक्स हेवन्स विल इंश्योर जस्टिस टू ह्यूमैनिटी. नंबर वन, द लॉसेज ड्यू टू द टैक्स अब्यूज हैव बीन एस्टिमेटेड बाय द टैक्स जस्टिस इंस्टीट्यूट एट नियरली 427 बिलियन एनुअली. Out of this, 245 billion is lost to the multinational corporations sharing profit into tax havens. So they refuse. So this profit, the multinational companies are refusing to share with in the countries जहाँ पे वो अपने operations carry on कर रहे हैं. Most of these multinational companies, they operate in developing countries where there is a lot of demand, where there is a lot of youthful population. The remaining 182 billion is lost to wealthy individuals hiding. वो छुपाते हैं, ये मनी को कंसील करते हैं, काला धन बनाते हैं उसका. ठीक है, सो हाइडिंग अनडिक्लेयर्ड एसेट्स एंड इनकम्स ऑफशोर बियॉन्ड द रीच ऑफ द लॉ. यानी कि कानून के हाथ तो लंबे हैं, बट कानून के हाथ इतने लंबे नहीं है कि वो इतने दूर तक जाके वो आपका जो काला धन है, जो काला चिट्टा, उसको इकट्ठा कर सकें. ठीक है, बिकॉज जो अमीर बंदे हैं वो कोई ना कोई तौर तरीका अपना लेते हैं अपने पैसे को कैसे छुपाना है, कैसे दबाना है. कोई ना कोई वकील हायर करके, कोई ना कोई किसी की फाइनेंशियल सर्विसेज लेके, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज लेके, उनके पास वो तौर तरीके हैं. Lower income countries lose much larger equivalent proportions than the higher income countries. ठीक है, so lower income countries, the developing countries, they stand to lose out more when this practice, because of this practice of these rich people, these rich multinational entities siphoning off the money into some tax havens. Higher income countries are responsible for facilitating 98% of all global tax losses. ठीक है, सो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है विज़ावी टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज. इतना ज़्यादा अगर इनके नाक के नीचे से इतनी बड़ी बड़ी बातें जो आफ्टर ऑल ये जो हायर इनकम कंट्रीज हैं, मोस्ट ऑफ द OECD कंट्रीज आर हायर इनकम कंट्रीज, बट अंडर देयर नोज इफ सो मच ऑफ मनी फ्रॉम देयर टेरिटरी इज बीइंग सिफर्ड ऑफ टू ग्लोबल टैक्स हेवन्स, देन आई मीन दैट इज क्वाइट अ ड्यूबियस थिंग टू डू. बिकॉज अगर इतनी कमिटमेंट है टुवर्ड्स टैक्स जस्टिस, टुवर्ड्स ग्लोबल टैक्स जस्टिस, देन ऑब्वियसली दीज कंट्रीज शुड वॉक द टॉक. इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, इतना पैसा टैक्स हेवन्स में जा रहा है. दिस पैसा इज इक्वलेंट टू हाउ मच? दिस पैसा इज इक्वलेंट टू ओवर 34 मिलियन नर्सेस की एनुअल सैलरी. सो
34 मिलियन नर्सेस को इतनी सैलरीज मिल सकती हैं जितना पैसा टैक्स हेवंस को लॉस्ट हो रहा है एवरी ईयर। ठीक है, तो ये जो आंकड़ा यहां पे बताया गया है 430 बिलियन डॉलर्स का, इसमें से 34 मिलियन नर्सेस को उनकी सालाना तनख्वाह सैलरीज मिल सकती हैं। सो जस्ट इमेजिन दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इज बीइंग लॉस्ट। सो सजेशंस, सो यहाँ पे सजेशंस है। ग्लोबल अलायंस फॉर टैक्स जस्टिस कॉल्स फॉर एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ यूनिवर्सल इंटरगवर्नमेंटल यूएन टैक्स कमीशन। ठीक है, जैसे UNFCC है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज करके एक बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस लेड बॉडी है। तो उस तरह से एक UN लेड कोई बॉडी हो जहां पे इस इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। सो UN टैक्स कन्वेंशन टू कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस टैक्स हेवंस, टैक्स अब्यूज बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड अदर इलिसिट फाइनेंस। UN Human Rights Council can be a pivotal agency performing leadership tasks. One must not take the world system as one may find it without ever abandoning the dreams of a. So it is not a bad idea to dream of a just world order. It is not a bad idea at all. But however, we need to ensure that there is a global mechanism, there is a global regulation regime which can ensure tax justice, and also this will invariably promote human rights as well. चलिए, अगला आर्टिकल है लेसन्स फ्रॉम द शॉर्टेज। सो दोस्तों थोड़ा लंबा जा रहा है लेक्चर, बिकॉज हम 2 दिन के, रादर हम 4 दिनों के एडिटोरियल्स डिस्कस करें। सो आई होप यू कैन बेयर विद मी। सो थोड़े से आर्टिकल्स और रह गए हैं। सो लेसन्स फ्रॉम द शॉर्टेज, ये आर्टिकल आज इंडियन एक्सप्रेस में आया है। सो कंटेक्स्ट क्या है? कोल क्राइसिस। तो आपको पता है कि कोल की अभी मैंने बात पहले भी करी थी जब हम इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे थे। तो कोल के चलते बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कोल सप्लाईज इतने नहीं है बिकॉज ऑफ द मॉनसून्स ऑल्सो, बिकॉज अभी मॉनसून्स एक्सटेंड हो गए हैं, मॉनसून्स अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जो कोल माइनर्स हैं वो और कोल नहीं माइन कर पा रहे हैं बिकॉज बारिशों के करके जो कोल माइंस हैं वहाँ पे पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा अभी हमारे पास कोल रिजर्व जो अभी हमारे पास एट डिस्पोजल पड़े हैं वो सिर्फ 3 दिन के लिए सफिशिएंट है, यानी कि 3 दिन की हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो सकती है। ठीक है, तो अब सरकार ने बोला है कि आप इंपोर्ट करिए, बाहर से इंपोर्ट करिए, अभी और कोई चारा नहीं है, देश तो पूरा अंधेरे में नहीं रह सकता, बिजली तो चाहिए। ठीक है, अब इसके चलते यहाँ पे क्या बातें डिस्कस करी गई हैं ना, आप कोल क्राइसिस सिचुएशन कुछ सिमिलर है जैसे कि होता है जब शॉर्टेज पड़ जाती है, कमी पड़ जाती है चीनी की या प्याज की, शुगर और अनियंस की। उसको चलते भी बहुत फिर मुद्दा होता है, बहुत पॉलिटिक्स होती है कि चीनी के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। दाम क्यों बढ़ते हैं? बिकॉज चीनी की सप्लाई पीछे से कम हो जाती है। या अगर हम अनियंस की बात करें तो खैर प्याज का तो जो मुद्दा इतना सेंसिटिव होता है कि सरकार बदल भी जाती है। ठीक है, तो सरकार की जो लाइफ टाइम, जो सरकार की जो वैलिडिटी है, ठीक है, वो डिपेंडेंट होती है प्राइस ऑफ द अनियंस पे। खैर बहरहाल, व्हाइल द शॉर्टेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स इज नॉर्मली ड्यू टू क्रॉप फेलियर, the reasons for coal shortage are more human made. Now this is a very funny thing that India की अगर हम बात करें, we have the world's 5th largest coal reserves, तभी भी हमारे पास कमी क्यों आ रही है? कमी इस करके आ रही है बिकॉज हैविंग सेड दैट, हमने इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, कोल इंडिया ने इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है ताकि और कोल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। अगर हम इतने रिजर्व्स हमारे पास पड़े हैं कोल के, हम अगर कोल की, अब चाइना की बात करते हैं तो चाइना को कहते हैं कि बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तो इंडिया भी उस कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन इतने सारे रिजर्व्स होने के बावजूद भी क्यों आज ऐसी नौबत आ गई कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन का ही कोयला पड़ा हुआ है बिजली जनरेट करने के लिए? ठीक है, सिंस लेस इन्वेस्टमेंट इज बीइंग मेड टू माइन मोर कोल, इंक्रीज इन सप्लाईज विल टेक टाइम, दे विल बी ग्रेजुअल, एकदम से इट कैनॉट हैपन इन 24 आवर्स। तो ऑब्वियसली बिकॉज अगर हमारी इन्वेस्टमेंट पहले से बहुत ज़्यादा होती है, अगर हमारी कैपेसिटी इन्वेस्ट करने की, कोल इंडिया लिमिटेड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती, तो डेफिनेटली हमारे पास ये सप्लाई शॉर्टेज का इशू नहीं आना था। और दूसरी बात ये भी दोस्तों कि अभी चलो अभी पिछले 1.5-2 सालों से तो बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि दैट जो डिमांड का एक थोड़ा अपटेक होना शुरू हुआ है इकोनॉमी में, इकोनॉमी थोड़ी सी अब लग रहा है कि बेटर हो रही है, बेटर ट्रैक पे आ रही है। अभी वो थर्ड वेव का जो डर था वो भी थोड़ा लग रहा है कि अभी थर्ड वेव शायद अभी तो नहीं लग रहा, अभी आने वाला है, तो अभी तो दिवाली दशहरा आराम से बना सकते हैं। तो उसके चलते अब लोगों की बिजली की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है, लोग अब ऑफिस में जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। तो पिछले साल शायद इस टाइम पर इतना लोड नहीं था जितना लोड अब बढ़ गया है, तो उसको वो फिर सप्लाई डिमांड मिसमैच भी आ जाता है। ठीक है, अब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, यानी कि क्या करें, फिर इंपोर्ट ही करें। अब सरकार ने तो कह दिया कि आप 10% अपनी जो रिक्वायरमेंट है कोल की उसको इंपोर्ट बाहर से इंपोर्ट करिए। ठीक है, अब मलेशिया है, इंडोनेशिया है, बहुत सारा कोल हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। अब लेकिन इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ता है, हमारी इंपोर्ट सब्सिडी, हमारे इंपोर्ट का जो बिल है वो बहुत बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व बहुत सारे डिप्लीट होंगे हमारे। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो नहीं है। और लॉन्ग टर्म तो हम ये भी चाहते हैं कि कोयला की हमको जरूरत हो ही ना, कि लॉन्ग टर्म तो चाहते हैं कि हम क्लीन एनर्जी बनाएं, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग ग्रीन एनर्जी, इसको हम कहते हैं कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जैसे कहते हैं, कि आगे जाके हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे ज्यादा इन्वेस्ट करें ताकि हमारे पास क्लीन एनर्जी है। ठीक है, नाउ कोल डिपेंडेंसी इन इंडिया कैन कम डाउन ओवर टाइम। आज एकदम से रातों रात नहीं हो जाएगा। अगर आज हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है फ्रॉम कोल वो 66 से 67% है,
तो यू कांट से दैट अगले हफ्ते में वो 66% 22% हो जाएगा, नहीं, इट विल टेक टाइम. सो दिस इज एन एप्ट टाइम, rather this is a wake up opportunity for us to really invest more and more in renewable energy. After all, environment को लेके, renewable energy को लेके हमने बहुत ambitious targets commit करे हैं towards 2030 as far as the Conference of Parties 21 in Paris was concerned. We are also leading the world by investing more and more in renewable energy, but certainly we need to work more on that. We need to invest more in renewable energy rather than investing more in coal. So coal substitution might not be a long-term sustainable idea. Long-term sustainable idea would be to invest more in renewable energy. China has taken the greening concept seriously, और जिसके चलते they have asked the, अब चाइना के भी अपने targets हैं that they also want to ensure net zero net carbon dioxide जो greenhouse gas emissions है till 2060, they want to also commit that down to zero carbon dioxide gas emissions. So they have, because they're also moving towards greener electricity, so they have asked the coal producers to control production and power generators and move over to other greener fuels. तो इसके चलते भी coal की जो supply है वो hit करी है, ठीक है. Now, if India wishes to achieve 8% GDP growth successively in the next couple of years consistently, अब 8% अगर GDP, अगर हम तो चलो 10%, हम कहेंगे चलो 10% हो, चलो अभी हम पैंडेमिक से बाहर निकल के आ रहे हैं, अब आने वाले टाइम में अगर हमको 10-11% GDP ग्रोथ चाहिए, अगर आने वाले टाइम में हमको अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन, $15 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो बिजली के बिना अंधेरे में तो हम ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन नहीं बनने वाले, अंधेरे में तो वो नहीं होने वाला, ठीक है. सो वी वोंट अचीव दैट यूरेका मूवमेंट इन अंधकार, इन डार्कनेस. सो वी नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग पावर जनरेशन एडिफाइस फॉर द सेम. द कोल शॉर्टेज प्रॉब्लम इज वेरी सीरियस एज इट अफेक्ट्स पावर सप्लाई, एंड पावर सप्लाईज इज द बैकबोन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर अभी पावर कंपनीज अपना टैरिफ ऊपर रेस कर देते हैं, ठीक है, अगर दे रिवाइज देयर टैरिफ्स, तो पावर डिस्कॉम कंपनीज दे रिवाइज देयर टैरिफ्स, देन अभी ऑलरेडी महंगाई तो बहुत ज़्यादा है और महंगाई बढ़ जाएगी. सब्जियां हो, दाल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ठीक है. आई मीन ऑब्वियसली आरबीआई का डेटा तो कुछ और ही कहता है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई तो हम नहीं खाते हैं, बट जो हम चीज़ें खाते हैं, हम डीजल की बात करें, वो तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है. सो इन्फ्लेशन चाहे वो ट्रांजिटरी है, जो मर्जी है, बट अभी अगर ऐसे बिजली प्रोवाइड करने वाले जो कंपनीज अगर वो और अपने टैरिफ्स बढ़ा देते हैं तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है. तो सस्टेनेबल क्या है? इन्वेस्ट इन मोर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ जनरेटिंग पावर. चलिए अगला आर्टिकल, अ न्यू क्वाड इन वेस्ट एशिया. आज आया आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में, सी राजा मोहन ने लिखा है. द ग्रेट सी राजा मोहन बहुत स्ट्रेटेजिक राइटर है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर बहुत अच्छा लिखते हैं. कंटेक्स्ट क्या है? ऐसा लगता है कि क्वाड टाइप ब्लॉक वेस्ट एशिया में यानी कि मिडिल ईस्ट में बनाया जा रहा है. क्यों? क्योंकि पहली बार देयर इज अ मीटिंग बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, इजराइल, यूएई एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. तो अगर ये चारों कंट्रीज इकट्ठे होकर कोई मीटिंग होल्ड कर रही हैं तो ऐसी अभी ऐसा कुछ क्लियर कट नहीं मेंशन कि क्वाड बन गया, बट ऐसी बात यहां पे बताई गई है कि इट माइट बी दैट अ न्यू काइंड ऑफ अ क्वाड इज बीइंग फॉर्म्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द मिडिल ईस्ट. Now this marks an important turning point in Delhi's engagement vis-a-vis the Middle East. Right? Now India is now ready to move from bilateral relations conducted in separate silos towards an integrated regional policy. For India, it has been a very challenging task to navigate between Israel and Middle East. Why? Because of the conflict between Israel and Palestine, most of the Middle Eastern countries, they have sided with the Palestinian cause, right? And now if India, since 1991 we have seen कि India का जो engagement है Israel के साथ और ज़्यादा deeper हो चुका है, और although we still, I mean, are very neutral when it comes to Palestine, but nevertheless it has been challenged for us to steer at the same time with the Middle Eastern countries which is predominantly Muslim dominated. And अगर हम इजराइल के साथ अपनी दोस्ती इन द पास्ट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाते तो उसके चलते जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो इस बात का बुरा मानती है. और हमारी इंगेजमेंट मिडिल ईस्ट का जरूरी क्यों है? हम इतना वहाँ पे डिपेंडेंट है ऑयल सप्लाईज के लिए, ठीक है, अपनी एनर्जी नीड्स के लिए. सो वी कांट स्पॉइल आवर रिलेशंस विद द मिडिल ईस्ट एज वेल एज वी कांट बिल्ड अ वेरी सॉलिड फ्रेंडशिप विद. ये पुरानी बात है, अब तो चलो अब्राहम अकॉर्ड्स के चलते अब तो और काम आसान हो गया है, ठीक है. सो अभी हमने लास्ट ईयर की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो अब्राहम अकॉर्ड साइन किए गए थे बिटवीन इजराइल एंड यूएई, ठीक है. अब इससे आइडिया एक और आया अबाउट द इंडो अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है. ये आइडिया किसने दिया था? इजिप्शियन स्कॉलर बेस्ड इन वॉशिंगटन, क्या नाम था उनका? मोहम्मद सोलेमान. के व्हाई नॉट आल्सो हैव इंडो अब्राहम अकॉर्ड जहां पे इंडिया कैन आल्सो एंगेज विद यूएई, इजराइल एंड आल्सो विद अमेरिका,
ठीक है। सो अगर अब मिडल ईस्ट एंगेज कर रहा है इसराइल के साथ, तो इंडिया के लिए फिर राहत की बात है कि इंडिया भी फिर एक कदम बढ़ा के इसराइल के साथ अपनी दोस्ती को, अपनी फ्रेंडशिप को और स्ट्रेटेजिक बना सकता है। तो दे विल नॉट वरी कि भाई मिडल ईस्ट के जो शेख हैं, जो मिडल ईस्ट के जो मोनार्कीज हैं, वो फिर इस डिसीजन से डिस्टर्ब नहीं होंगी। सो विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। और इसके साथ दिस हैज ऑल्सो वाइडेंड द पॉसिबिलिटी फॉर दिल्ली स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन विद वॉशिंगटन। वो और पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि दिल्ली अपनी जो दोस्ती है, जो कि अभी वॉशिंगटन की दोस्ती क्वाड में तो खैर अभी इंडो पैसिफिक में तो बहुत ज्यादा है ही है इंडिया के साथ, तो यहां पे एक और पॉसिबिलिटी है कि यूएस की दोस्ती दिल्ली के साथ इसी बहाने वेस्टर्न, ये जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में जो क्वाड टाइप अलायंस बन रहा है और ज्यादा स्ट्रेटेजिक और डीप हो जाएगी। अब डिफिकल्टी मेंटेनिंग अ फाइन बैलेंस, तो क्या प्रॉब्लम रही है, क्या डिफिकल्टी रही है टू मेंटेन अ फाइन बैलेंस? सो vis-a-vis Israel and Middle East. So important gains of India's recent foreign policy was in the simultaneous expansion of Delhi's cooperation with Israel and at the same time with the Arab world. For long, India defined the US and more broadly the West as a part of the problem in the Middle East. So we can say before 2001, I mean obviously India और US के relations, अगर हम 90s की भी बात करें, late 90s की भी बात करें, तो इतने अच्छे नहीं थे। जब इंडिया ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कैरी ऑन किया था, तो इंडिया का ये कहना था दैट देखो यूएस ये सब कहता रहता है कि जी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, बट वो डेमोक्रेसी के बहाने ये जो छोटे मोटे देश हैं मिडल ईस्ट में, चाहे वो इराक हो चाहे वो सीरिया हो, ठीक है, वो वहाँ पे इन्वेड कर देता है, कोई पपेट गवर्नमेंट वहाँ पे बिठा देता है, तो यूएस किसी का सका नहीं है। तो इंडिया का ये स्टैंड था कि जो प्रॉब्लम अभी मिडल ईस्ट में है, जो इतना ज्यादा वहां पे जिहादी टेररिज्म है मिडिल ईस्ट में, दैट इज ऑल ड्यू टू द ब्लेसिंग्स ऑफ अंकल सैम विच इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट ये परसेप्शन अब चेंज हुआ है इंडिया का इन द लास्ट 20 ईयर्स। इन द लास्ट 20 ईयर्स वी हैव मेड आवर एंगेजमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मोर स्ट्रेटेजिक एंड मोर डीपर। नाउ एक्सपैंडिंग कोऑपरेशन विद द यूएस टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, ये तो चलो इंडो पैसिफिक में हो रहा है, क्वाड की बात हो रही है, वो भी एकदम से रातों रात नहीं हुआ था। दैट ऑल्सो टुक सेवरल ईयर्स, दैट ऑल्सो टुक मोर देन 1.5 decade टू हैपन, टू कम इनटू रियलिटी। अगर ऐसा हो रहा है वहां पे, तो दैट डज नॉट मीन दैट इंडिया कांट वर्क विद वॉशिंगटन टू द वेस्ट। तो पहले तो ये धारणा थी कि अगर इंडो पैसिफिक में यूएस और इंडिया अगर एक साथ इकट्ठे होकर हाथ मिला रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि यूएस और इंडिया मिडिल ईस्ट में, यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में भी अपना एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ा सके और अलायंस बना सके। लेकिन वो अभी हम होता देख रहे हैं कि इट डजंट मीन अगर हम क्वाड इंडो पैसिफिक में हम काम कर रहे हैं यूज कर, इट ऑल्सो मीन्स वी कैन ऑल्सो वर्क in the western part of Asia as well. At present, US wants to downsize and withdraw itself progressively from the Middle Eastern region. So, वो अपने एक्सपेंसिव रोल को थोड़ा कम करना चाहता है, which it has developed in the Middle East since the 1970s. ये बात तो बहुत सारी कंट्रीज ने रियलाइज कर ली थी बहुत पहले, लेकिन इंडिया ने इस बात को थोड़ा लेट रियलाइज किया, क्योंकि now everybody wants to, देखिए अब अफगानिस्तान से यूएस गया है, तो हर किसी को है कि भाई यूएस के जूते मैं पहनूं, ठीक है ना, हु विल टेक द शूज ऑफ यूएसए। तो चाइना को है कि भाई मैं वहां पे दादा बनूं, ठीक है, रशिया को है कि मैं वहां पे अपॉर्चुनिटी सीज करूं। अब उसी तरह से अमेरिका कह रहा था भाई हम स्लोली रिट्रीट कर रहे हैं अपने आप को, जहां जहां पे हमने अपने आप को फैला के रखा हुआ था, तो मिडिल ईस्ट से भी वो अपने आप को डाउनसाइज कर रहे हैं। अब उनके अमेरिका के जूते कौन भरेगा? अब बहुत सारी कंट्रीज तो रियलाइज कर चुकी हैं इस बात को। फॉर एग्जांपल टर्की की बात करें, टर्की वांट्स टू फिल इन द शूज, टर्की वांट्स टू रिवाइव दैट द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर। अब इंडिया को ये बात थोड़ी लेट समझ आई है, बट नेवरदलेस इट्स नेवर टू लेट फॉर इंडिया ऑलवेज। सो बट नेवरदलेस इंडिया हैज रियलाइज्ड दिस ट्रांजिशन। There is a lot of potential for India, UAE and Israel to collaborate on many areas, from semiconductor design or fabrication or to space technology, micro irrigation, etc. etc. चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो ये 15 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच के आर्टिकल्स थे। सॉरी अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम आपसे ले लिया हो मैंने आज। सो बिकॉज ऑफ सम रीजन सैटरडे को हमारा ये वीडियो नहीं हो पाया, तो आज हमने क्लब कर दिया। तो ये 13 आर्टिकल्स हैं, सो प्लीज़ गो थ्रू देम एंड हम मिलेंगे जल्दी। थर्सडे को मिलते हैं जी और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।